कल्पना कीजिए कि घर में अंग किसी बच्चे ने कांच का ग्लास गिराकर तोड़ दिया है, या शायद उसने कोई ऐसी गलती की है जिससे अचानक माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। उस एक पल में माता पिता की जो भी प्रतिक्रिया होती है ना, वो सिर्फ उस बच्चे का मूड नहीं बदलती, बल्कि असल में उसके दिमाग की बनावट और उसकी बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देती है। बिल्कुल। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, मतलब इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि बचपन के अनुभव और हमारी जो परवरिश के तरीके हैं वो कैसे हमारे भविष्य और हमारे मस्तिष्क की नींव रखते हैं। जो सोर्सेज आज हम खंगाल रहे हैं, जैसे ACE स्टडी या बॉम ब्राइन मैट्रिक्स, उनको देखकर मेरा सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि जिस चीज़ को हम अनुशासन या कठोर अनुशासन कहते हैं, क्या वो वास्तव में एक बच्चे के दिमाग को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि हम अक्सर परवरिश को सिर्फ मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के नजरिए से ही देखते हैं। सही बात है। हमें लगता है कि डांटने से बच्चा बस इमोशनली उदास हो गया है, लेकिन आज जो रिसर्च हम देख रहे हैं वो स्पष्ट करती है कि ये मामला सिर्फ साइकोलॉजी का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बायोलॉजी या जीव विज्ञान का है। अच्छा, मतलब शरीर के अंदर कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। जब एक माता पिता अपने बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं तो वे सिर्फ उसे पाल नहीं रहे होते, वे असल में उसके दिमाग का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। एक बच्चे का दिमाग जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होता है ना। बाहर का जो माहौल है और माता पिता की प्रतिक्रियाएं, ये तय करती हैं कि उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा मजबूत होगा और कौन सा हिस्सा सिकुड़ जाएगा। वाह! तो दिमाग के अंदर क्या टूट फूट हो रही है, उस बायोलॉजी पर जाने से पहले मुझे लगता है हमें बाहर के माहौल को समझना चाहिए। राइट। मतलब परवरिश के तरीके, जो रिसर्च हम देख रहे हैं उसमें डायना बॉमराइन का एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है जिसे बॉमराइन मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें परवरिश को 2 पैमानों पर मापा गया है। पहला है माता पिता की अपेक्षाएं या कंट्रोल, और दूसरा है स्नेह या वार्मथ। इसे ऐसे समझते हैं कि ये 2 पैमाने तय करते हैं कि घर का माहौल कैसा होगा। इन 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से परवरिश के 4 मुख्य तरीके सामने आते हैं। ठीक है, तो वो 4 तरीके क्या हैं? अगर हम पहले तरीके की बात करें, जिसे सत्तावादी या अथॉरिटेरियन कहा जाता है, इसमें माता पिता की अपेक्षाएं और नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्नेह बहुत कम होता है। ओके, मतलब सिर्फ डंडा चलना है, प्यार नहीं। बिल्कुल। ऐसे घरों में नियम पत्थर की लकीर होते हैं। अगर बच्चे ने पूछा कि मुझे ऐसा क्यों करना है, तो जवाब मिलता है क्योंकि मैंने कहा है। यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, सिर्फ आज्ञा पालन चाहिए। 1 मिनट, अगर मैं अपने आसपास देखूं तो बहुत से घरों में यही तरीका अपनाया जाता है। लोग इसे कठोर अनुशासन कहते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम सख्त नहीं रहेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। हाँ, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो क्या ये तरीका सच में इतना गलत है? समस्या ये है कि ये तरीका एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। जब कोई माता पिता सत्तावादी तरीके से व्यवहार करते हैं तो बच्चा डर के मारे तुरंत उनकी बात मान लेता है। माता पिता को लगता है वाह, मेरा तरीका काम कर रहा है, बच्चा अनुशासन में है। हाँ, उन्हें लगता है बच्चा सुधर गया। राइट। लेकिन असल में बच्चा सही और गलत के बीच का फर्क नहीं सीख रहा है, वो सिर्फ सजा से बचना सीख रहा है। वो तब तक ही बात मानेगा जब तक कोई डंडा लेकर खड़ा है। यानी वो सुधर नहीं रहा है, वो सिर्फ छुपना और झूठ बोलना सीख रहा है। ये तो काफी डरावना है। बिल्कुल। अब इसके अलावा 2 और तरीके हैं जो नकारात्मक हैं। एक है लापरवाह या निग्लेक्टफुल। इसमें ना तो कोई उम्मीदें होती हैं और ना ही कोई स्नेह। माता पिता अपनी ही दुनिया में व्यस्त होते हैं, बच्चों की जरूरतों की अनदेखी होती है। ये तो खैर साफ ही दिख रहा है कि गलत है। हाँ, और तीसरा है अनुदार या परमिसिव, जहाँ उम्मीदें या नियम 0 हैं लेकिन स्नेह बहुत ज्यादा है। मतलब बच्चा जो मांगे उसे तुरंत दे दो, नियमों का पूरी तरह अभाव होता है। अरे बाप रे! लेकिन जो सबसे संतुलित तरीका इस मॉडल में बताया गया है वो है अधिकारपूर्ण या अथॉरिटेटिव। इसमें माता पिता की उम्मीदें भी उच्च होती हैं और स्नेह भी भरपूर होता है। मुझे ये अधिकारपूर्ण या अथॉरिटेटिव तरीका थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। अगर इसमें भी उम्मीदें और नियम उच्च हैं, तो ये पहले वाले यानी सत्तावादी तरीके से अलग कैसे हुआ? दोनों में ही तो नियम बनाए जा रहे हैं ना। बहुत अच्छा सवाल है। अंतर नियमों के होने या ना होने में नहीं है,
बल्कि नियमों को लागू करने के तरीके में है। अधिकारपूर्ण तरीके में नियम होते हैं, लेकिन उनका कारण बच्चे को समझाया जाता है। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतांत्रिक मतलब अगर बच्चे को रात में 9 बजे तक घर आने को कहा गया है, तो उसे बताया जाता है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है, ना कि सिर्फ इसलिए कि माता-पिता अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं एक एनालॉजी दूं, सत्तावादी तरीका एक तानाशाह की तरह है जो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है, और ये जो अधिकारपूर्ण तरीका है ये एक कोच की तरह है जो आपसे मेहनत करवाता है, लेकिन जब आप गिरते हैं तो वो आपको उठाने के लिए भी वहीं मौजूद होता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। नियम तो हैं, लेकिन उन नियमों के पीछे प्यार और समझ का एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट भी है। लेकिन चीजें तब बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक या जहरीली हो जाती हैं जब ये सेफ्टी नेट या स्नेह पूरी तरह से गायब हो जाता है और सिर्फ कंट्रोल बचता है। बिल्कुल। रिसर्च में एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग, जहां बच्चा माता-पिता के अहंकार को संतुष्ट करने का एक साधन बन जाता है। ये शायद परवरिश का सबसे खतरनाक रूप है। नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग में माता-पिता बच्चे को एक अलग और स्वतंत्र इंसान मानते ही नहीं है। वे बच्चे को स्वयं का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ मानते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ मतलब बच्चा उनका ही एक हिस्सा है। हाँ, मतलब बच्चा सिर्फ इसलिए है ताकि वो माता-पिता की छवि दुनिया के सामने सुधार सके या उनके वो अधूरे सपने पूरे कर सके जो वे खुद कभी पूरे नहीं कर पाए। ओहो, ये तो वही ट्रॉफी चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जहां बच्चा क्या महसूस कर रहा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे ने क्लास में टॉप किया है तो माता-पिता समाज में अपनी कॉलर ऊंची करके घूमते हैं कि देखिए हमारी परवरिश कितनी शानदार है। बिल्कुल यही होता है, और इसके पीछे माता-पिता का अपना एक बहुत ही असुरक्षित और नाजुक आत्मसम्मान छुपा होता है। अंदर से वे खुद को लेकर आश्वस्त नहीं होते, इसलिए वे बच्चे की सफलता पर निर्भर हो जाते हैं। और इसी वजह से ऐसे माता-पिता में सहानुभूति या एम्पैथी पूरी तरह खत्म हो जाती है। वे ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चा किस मानसिक दबाव से गुजर रहा है, और जब बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है तो वे इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। मुझे इस रिसर्च में टॉक्सिक पेरेंटिंग की आदतों को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा जिस चीज ने हिट किया वो थी शर्तों वाला प्यार या कंडीशनल लव। हाँ, ये बहुत भारी कॉन्सेप्ट है। हमने हमेशा सुना है कि माता-पिता का प्यार बिना शर्त होता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग में प्यार एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। प्यार तभी मिलेगा जब तुम 95% मार्क्स लाओगे या मेडल जीतोगे। राइट। माता-पिता को ये कैसे पता चलेगा कि वे बच्चे का भला चाहने के नाम पर वास्तव में टॉक्सिक व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, ये शर्तों वाला प्यार एक बच्चे के दिमाग को भीतर से खोखला कर देता है। जब एक बच्चे को ये लगने लगता है कि उसके होने की कोई कीमत नहीं है, कीमत सिर्फ उसके मार्क्स की है, तो वो हमेशा के लिए असुरक्षित हो जाता है। मतलब उसे लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ। हाँ, वो हर समय सिर्फ एक डर में जीता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उससे प्यार छीन लिया जाएगा। इसके अलावा अत्यधिक नियंत्रण या ओवर कंट्रोल, जहां निजता का सम्मान नहीं होता, परफेक्शन की मांग करना और भावनाओं को दबाना, ये सब टॉक्सिक है। भावनाओं को दबाना मतलब कैसे? जैसे बच्चा रो रहा है या शिकायत कर रहा है तो उसे डांटना कि तुम कमजोर हो या चुप हो जाओ, और माता-पिता का अपना अहंकार कि बच्चे के तर्कों को बदतमीजी मान लिया जाता है। तो अब चलिए उस सवाल पर आते हैं जो मैंने शुरू में उठाया था। हम कह रहे हैं कि बच्चा अंदर से टूट जाता है, लेकिन क्या सच में कोई फिजिकल टूट-फूट होती है? रिसर्च हमें तनाव के जीव विज्ञान या बायोलॉजी ऑफ स्ट्रेस के बारे में क्या बताती है? यहीं पर आकर ये पूरी चर्चा बहुत गंभीर हो जाती है। हमारे शरीर में तनाव से निपटने के लिए एक बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम होता है जिसे HPA एक्सिस कहते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल। ओके, ये HPA एक्सिस क्या करता है? जब भी कोई खतरा होता है, जैसे मान लीजिए अचानक सामने कोई जंगली जानवर आ जाए, तो ये एक्सिस एक्टिव हो जाता है और शरीर में फाइट या फ्लाइट हार्मोन रिलीज करता है, लड़ो या भागो। इनमें सबसे प्रमुख है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन आपको उस खतरे से निपटने के लिए अचानक बहुत सारी ऊर्जा देता है। लेकिन बचपन के तनाव में ये जंगली जानवर कोई शेर या भालू नहीं है। कई बार वो जंगली जानवर खुद माता-पिता का गुस्सा होता है। बिल्कुल सही कहा। रिसर्च में तनाव के 3 स्तर बताए गए हैं, पॉजिटिव, टॉलरेबल और टॉक्सिक। थोड़ा इन्हें समझाएं ताकि हम इस कॉर्टिसोल के असर को समझ सकें। देखिए, पॉजिटिव स्ट्रेस सामान्य है, जैसे स्कूल का पहला दिन या कोई खेल प्रतियोगिता। इसमें दिल की धड़कन तेज होते हैं, कॉर्टिसोल थोड़ा बढ़ता है और फिर जल्दी सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये तो हर किसी के साथ होता है। हाँ। दूसरा है टॉलरेबल स्ट्रेस या सहने योग्य तनाव।
ये कोई बड़ा झटका हो सकता है, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु। इसमें तनाव बहुत ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल बहुत हाई होता है। तो ये तो नुकसान करेगा ना। नुकसान कर सकता है, लेकिन यहाँ कैच ये है कि बच्चे के पास कोई ऐसा बड़ा इंसान मौजूद है जो उसे प्यार करता है, जो बड़ों का सहयोग है। इस सपोर्ट की वजह से बच्चे का अलार्म सिस्टम धीरे धीरे शांत हो जाता है। और तीसरा है टॉक्सिक स्ट्रेस, जो तब होता है जब बच्चा लगातार उस टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार होता है, जहां कोई सहारा नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा खतरा है। टॉक्सिक स्ट्रेस में बच्चा हर दिन, महीनों और सालों तक डर के साए में जीता है। इसका मतलब है कि उसका HPA एक्सेस कभी बंद ही नहीं होता। वो अलार्म बजता ही रहता है। बिल्कुल। और शरीर में लगातार कॉर्टिसोल का सैलाब आता रहता है, कॉर्टिसोल फ्लड। तो अगर मैं इसे समझने के लिए एक एनालॉजी दूं, क्या ये कुछ ऐसा है जैसे किसी गाड़ी के इंजन को न्यूट्रल गियर में खड़ा कर दिया जाए और फिर एक्सेलरेटर को फुल स्पीड पर तब तक दबाया जाए जब तक कि वो जल ना जाए? ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। टॉक्सिक पेरेंटिंग में बच्चे का नर्वस सिस्टम उसी इंजन की तरह जल रहा होता है, और इसका सबसे भयानक असर मस्तिष्क पर पड़ता है। वो कैसे? हमारे ब्रेन और ब्लड के बीच एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। इसका काम है हानिकारक तत्वों को दिमाग में घुसने से रोकना। लेकिन जब कॉर्टिसोल का स्तर लगातार बहुत अधिक रहता है, तो वो उस बैरियर को पार कर जाता है। और जब ये कॉर्टिसोल दिमाग के अंदर घुसता है तो क्या होता है? तो ये हिपोकैम्पस नाम के हिस्से पर हमला करता है। हिपोकैम्पस हमारे दिमाग का वो सेंटर है जो हमारी याददाश्त और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। वाओ! और ये लगातार मौजूद कॉर्टिसोल उस हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स के लिए किसी तेजाब की तरह काम करता है। वो वहां की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। मतलब ये फिजिकल डैमेज है? हाँ, इसे विज्ञान की भाषा में ऑलोस्टैटिक लोड कहा जाता है। ये शरीर और मस्तिष्क पर पड़ने वाली लगातार टूट-फूट है, जो शारीरिक विकास को भी रोक देती है। मतलब ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है कि बच्चे का दिल टूट गया। असल में उसके दिमाग का हार्डवेयर जल रहा है, उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शंस नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे समझ में आ रहा है कि टॉक्सिक माहौल में पले बड़े बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण क्यों खो देते हैं। वही तो, क्योंकि उनका हिपोकैम्पस शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो रहा होता है। माता पिता को लगता है कि बच्चा जानबूझकर बदतमीजी कर रहा है, लेकिन असलियत में उस बच्चे के पास अपनी भावनाओं को रेगुलेट करने वाला हार्डवेयर ही डैमेज हो चुका है। ये एक बहुत ही दुखद सच्चाई है, और ये अदृश्य आघात सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता। जब ये क्षतिग्रस्त हार्डवेयर लेकर कोई इंसान वयस्क जीवन में प्रवेश करता है, तो इसके परिणाम और भी गंभीर होते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है। हमारे डेटा में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टडी का जिक्र है, ACEE स्टडी, यानी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो कैसर परमानेंटे और CDC ने की थी। हाँ, ये स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने अदृश्य आघात का पिरामिड पेश किया है। ये पिरामिड कैसे काम करता है? ये दिखाता है कि कैसे बचपन के बुरे अनुभव एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। इस पिरामिड के बेस में है प्रतिकूल बचपन के अनुभव, यानी टॉक्सिक पेरेंटिंग या दुर्व्यवहार। इसके ठीक ऊपर है सामाजिक और भावनात्मक हानि, और इसके ऊपर है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवहार अपनाना, जैसे बड़े होकर नशे की लत में पड़ जाना। और ये चेन रिएक्शन यही नहीं रुकती ना? नहीं, जब इंसान नशे जैसी चीजों का सहारा लेता है, तो पिरामिड का अगला चरण आता है बीमारी और अक्षमता, जैसे हृदय रोग या अवसाद। और डिप्रेशन, उस ऑलोस्टैटिक लोड की वजह से इंसान का सिस्टम टूट जाता है। और पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसने मुझे सच में हिला कर रख दिया, वो है असमय मृत्यु या अर्ली डेथ। मुझे इस पर थोड़ा रुकना होगा। क्या इसका मतलब ये है कि बचपन में लगातार मिलने वाली डांट फटकार इंसान की उम्र भी कम कर सकती है? सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन पिरामिड का वैज्ञानिक आधार यही साबित कर रहा है। सीरियसली? हाँ, जब जीवन भर तनाव जमा होता है, तो वो भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। आपका फाइट या फ्लाइट अलार्म सिस्टम 20 साल तक ऑन रहता है, तो आपके हृदय और मेटाबॉलिज्म पर जो असर पड़ता है, वो इंसान को कम उम्र में ही मौत का शिकार बना सकता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इन शारीरिक बीमारियों के अलावा ये बचपन की गूंज वयस्कता की चुनौतियों में भी दिखती है, जैसे बाहरी मान्यता की लत या वैलिडेशन सीकिंग। बिल्कुल, दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता। अगर आपको बचपन में घर पर सिर्फ तब प्यार मिला जब आपने कुछ अचीव किया, तो बड़े होकर आप रिश्तों में हर बात पे अप्रूवल ढूंढते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी चुनौती है कोडिपेंडेंसी। जो बच्चे असुरक्षित माहौल में बड़े होते हैं,
वे अक्सर रिश्ते खोने के डर से दुर्व्यवहार भी सहते रहते हैं। उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। और एक है पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस, खुद के फैसले न ले पाना क्योंकि बचपन में हमेशा कंट्रोल किया गया था। हाँ, और इमोशनल डिसरेगुलेशन भी, गुस्से या तनाव को न संभाल पाना। अब हम इस डीप डाइव के सबसे निराशाजनक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, पीढ़ियों तक चलने वाला चक्र या इंटरजेनरेशनल लूप। ये सबसे दुखद बात है। बचपन के इस अदृश्य आघात को झेलने वाले लोग जब खुद माता पिता बनते हैं तो ये इतिहास खुद को दोहराता है। ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए एक प्रक्रिया को समझना होगा जिसे प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। माता पिता का जो नाजुक अहंकार होता है, अपनी कमी छिपाने की आवश्यकता वे उसे बच्चे पर थोप देते हैं। मतलब वे बच्चे को अपनी कठपुतली समझते हैं? हाँ, वे बच्चे की स्वायत्तता का हनन करते हैं और इसके परिणाम में बच्चा बड़ा होकर या तो कोडिपेंडेंट बनता है या फिर खुद नार्सिसिस्टिक बन जाता है। ये चक्र किसी ऐसी खानदानी विरासत की तरह है जिसे कोई नहीं चाहता, फिर भी लोग इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते रहते हैं। बिल्कुल सही। और इस बात पर जोर देना जरूरी है कि यदि इस चक्र को सचेत रूप से नहीं तोड़ा गया तो ये अनजाने में या ऑटो पायलट पर पीढ़ियों तक चलता रहता है। ऑटो पायलट पर कैसे? जब आप तनाव में होते हैं या थके हुए होते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उस डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग पर चला जाता है जो आपके माता पिता ने आपके दिमाग में फीड की थी। वाह! तो अब सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है पॉजिटिव पेरेंटिंग के जरिए? हाँ, यह चक्र डरावना जरूर है, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है। विज्ञान हमें टॉक्सिक से अधिकारपूर्ण या अथॉरिटेटिव परवरिश की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। तो दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? टॉक्सिक पेरेंट आज्ञा पालन और डर चाहते हैं, जबकि अधिकारपूर्ण पेरेंट सीखना और जिम्मेदारी सिखाना चाहते हैं। टॉक्सिक पेरेंट विफलता पर आलोचना करते हैं और अधिकारपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं। तो इसके सकारात्मक कदम क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कदम है भावनाओं को स्वीकारें, एक्नॉलेज इमोशंस। बच्चे को चुप कराने के बजाय समझें। यानी जब बच्चा रोए तो चुप हो जाओ कहने के बजाय मैं समझ रहा हूं कि तुम उदास हो कहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में आसान है, पर मुझे लगता है इसके लिए माता पिता को अपना बहुत बड़ा अहंकार छोड़ना पड़ता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। माता पिता का सच्चा प्रेम बच्चों को अपनी सफलता के प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल करना नहीं है। दूसरा कदम है तार्किक परिणाम, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब सजा का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सिखाना होना चाहिए। राइट। और तीसरा है स्वतंत्रता का सम्मान, फर्स्ट ऑटोनॉमी। उम्र के अनुसार निर्णय लेने दें। एक स्वस्थ बचपन का अर्थ ये नहीं कि कोई तनाव न हो, बल्कि यह है कि तनाव के समय कोई मजबूत और प्यार करने वाला हाथ थामने के लिए मौजूद हो। माता पिता को एक सुरक्षित आश्रय या सेफ हेवन बनना है। क्या बात है, सुरक्षित आश्रय। बच्चों को बिना शर्त प्यार की जरूरत होती है। अनुशासन का मतलब डर नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन है। इस टॉक्सिक चक्र को हमें यहीं रोकना होगा। चक्र को यहीं रोकने दें। बिल्कुल। इस पूरे डीप डाइव और दिमाग के इस पूरे विज्ञान को समझने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। अगर हमारा बचपन सच में हमारे दिमाग की बनावट को तय करता है, तो आज एक वयस्क के रूप में हमारा जो व्यक्तित्व है या हमारी जो पर्सनालिटी है, उसमें से कितना हिस्सा वास्तव में हम हैं और कितना हिस्सा सिर्फ हमारे माता पिता के न सुलझे हुए तनाव की गूंज है।